हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 यानी कि बल तथा गति के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे संवेग के बारे में। ठीक है, तो संवेग के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं, थोड़ा खेल कूद लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड में क्या क्या होता है? गोटी होता है और एक बड़ा सा स्ट्राइकर होता है और समझा रहा ना, जो यहाँ पर तीर होता है। जैसे मान लिया जाए ये कैरम बोर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं गोटी का जो द्रव्यमान होता है वह स्ट्राइकर के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा यह जानना है कि जब हम दोनों पर बराबर बल लगाकर प्रहार करेंगे, यानी कि गोटी पर भी और स्ट्राइकर पर भी, तो किसमें ज्यादा गति होगा तेजी से? तो जो छोटा वाला गोटी है सब, उस पर ज्यादा तेजी से प्रहार, उतना बल लगाएंगे तो वो तेजी से जाएगा और ये थोड़ा मतलब धीमा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? स्ट्राइकर का द्रव्यमान गोटी के द्रव्यमान से क्या है? अधिक है, जिसके कारण हमें उस पर क्या करना पड़ता है? अधिक बल लगाना पड़ता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो बॉल ले लिया जाए। ठीक है, एक टेनिस ले लिया जाए, यानी कि एक जिसको हम डे नाइट बॉल कहते हैं उसको ले लें, और एक ड्यूज यानी कि जिसको हम लेदर वाला बॉल कहते हैं उसको ले लें, और दोनों पर बॉल लगाकर दोनों को एक साथ फेंके तो कौन ज्यादा दूर जाएगा? यानी कि जो डे नाइट वाला है उस पर हम उतना ही बॉल लगाएंगे, उतना ही बॉल से वो क्या हो सकता है? अधिक दूरी तय कर सकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? लेदर वाले बॉल की अपेक्षा उसका द्रव्यमान क्या है? कम है, जिसके कारण वो अधिक दूरी तक मतलब डुगुर कर जा सकता है, यानी कि दूरी तय कर सकता है। बात समझ रहे ना? अब बात ये आती है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले? हम ये सब बकवास थोड़ी ना कर रहे हैं, इसको लेकर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। बात समझ रहे ना? यानी कि जैसे कि हम कह दें एक छोटा सा वस्तु लिया गया, एक बड़ा वस्तु लिया गया, बात समझ रहे ना, दोनों पर हम बॉल लगाएं तो किस पर मतलब किस में ज्यादा वेग उत्पन्न हो सकता है? जो छोटा वाला है उस पर हम बॉल लगाएंगे, कम बॉल लगाएंगे, उस पर भी क्या हो जाएगा? उसके बावजूद भी उसमें मतलब गति कर सकता है। लेकिन जिसका द्रव्यमान अधिक है उस पर हमें क्या करना होगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा। बात समझे ना? तो इसीलिए कह सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि चलाने वाला या रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि अगर किसी वस्तु को हमें चलाना है, जैसे मान लिया जाए कोई छोटा वस्तु है, उसको हमें क्या करना है? चलाना है, तो क्या कर सकते हैं? उस पर कम बल भी लगाएंगे तो वो क्या होगा? चलना प्रारंभ कर देगा। और कोई बड़ा वस्तु है उसको हमें चलाना है, तो उसके ऊपर अधिक बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा? गति करेगा, चलेगा। जैसे कि मान लिया जाए बात करते हैं साइकिल के, तो अगर एक साइकिल ले लिया जाए तो उसको अगर हम धक्का देंगे तो कम बल लगाने पर भी उसको हम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अगर वही मोटरसाइकिल हो गया तो उतना बल से काम चलेगा, उसको चलाने के लिए हमें बल का मान क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? साइकिल के द्रव्यमान से अधिक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा उस पर हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो वही कह रहा है यहाँ पर कि चलाने वाला या रोकने वाला बल उस वस्तु के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जैसा रहेगा वैसा हमें उसमें बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब एक बात और ध्यान से समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए दो बॉल आ रहा है, एक बॉल स्लो स्लो आ रहा है, एक बॉल फास्ट आ रहा है, तो स्लो वाला बॉल को रोकना आसान होगा कि फास्ट वाला बॉल को रोकना आसान होगा? तो स्लो वाला बॉल को हम आसानी से रोक सकते हैं, कम बॉल लगाकर भी उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। लेकिन जो तेजी से आ रहा है बॉल, फास्ट गति से करते हुए आ रहा है बॉल, उसको रोकने के लिए हमें उसके अपेक्षा उस पर ज्यादा बॉल लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले बॉल को रोकने की अपेक्षा उस पर हमें क्या करना होगा? ज्यादा बॉल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेग अधिक है। बात समझे ना? यानी यहाँ पर वेग पर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये पॉइंट को ये बात क्लियर करा देगा। कह रहा है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, यानी कि द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। अभी बात इस पॉइंट समझाए हम, यानी कि कोई वस्तु है, ये विराम में लाना हो या उसे गति में लाना होगा। बस समझ रहे हो?
परिवर्तन करना है, यानी कहने का मतलब क्या है, विराम है तो गति में ले जाएंगे, गति में होगा तो उसे विराम में लाएंगे, यानी उसमें परिवर्तन करना है। और उसमें परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक बल उस पर हम लगाएंगे वो किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के द्रव्यमान पर और उस वस्तु के वेग दोनों पर निर्भर करेगा। बात समझ में? अब चलते हम आगे। तो ये हमारा हो गया संवेग का डिफिनीशन। अगर संवेग का डिफिनीशन हम बताना है तो ये वाला पॉइंट हम बताएंगे, यानी क्या है पॉइंट यह करे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बात समझा? अगर मान लें हम कह दें यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और किसी क्षण उस वस्तु का वेग कितना है, v हो, तो उस क्षण उस वस्तु के संवेग का परिमाण क्या हो जाएगा, m इंटू v। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है कि संवेग क्या है, तो संवेग कहेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और किसी क्षण उस वस्तु का वेग v हो, तो संवेग का जो मान होगा m इंटू v हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं p इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू v, और संवेग को हम p से सूचित करते हैं, याद रहेगा। फिर अगर देखना तो देख सकते हैं, कारण किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और किसी क्षण उस वस्तु का वेग v हो, तो उस क्षण संवेग का परिमाण जो होगा वो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू m इंटू v हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे, अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। तो संवेग का मात्रक देख लेते हैं। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे सामने है, इसी से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो m से क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान हो गया, तो इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। आइए v वेलोसिटी, अब वेग का मात्रक क्या होता है, v से वेलोसिटी या वेग कह सकते हैं, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, होता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो संवेग का जो मात्रक निकल के आ जाएगा, यानी कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ आया? यानी अगर हम भूल भी जाते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला से, इसके फॉर्मूला की सहायता से इसका मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर संवेग के बारे में एक कट्ठे अगर एक हम बात कह दें तो कहेंगे संवेग क्या है, यानी कि संवेग की परिभाषा अगर बात की जाए तो ऐसे बता सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। अगर यदि किसी वस्तु हो जिसका द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो, तो संवेग p इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v, और संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक बात और इसी के अनुसार संवेग में ही, तो संवेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो संवेग में परिमाण होगा और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। अतः संवेग कैसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। बात क्लियर? यानी कि संवेग जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो संवेग में परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है, तो जिसके कारण हम संवेग को क्या कह सकते हैं कि संवेग एक कौन सा राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। समझ में नहीं आया? फिर पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। यानी कह रहा है कोई वस्तु है, उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस पर जो हम बल लगाते हैं उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती के मतलब समझ में आता है? जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल समझा रहे हैं, F समानुपाती कह दे M, तो अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है, जब इसका वैल्यू घटेगा तो इसका भी वैल्यू घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। समझ में आ गया ना? अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका संवेग पहले P1 है, बाद में क्या है P2 है, तो इसके परिवर्तन क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, और दर कहता है तो T से डिवाइड किया जाता है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
यानी कि हो जाएगा बल, बल कह रहा है उसके समानुपाती होता है, तो बल F हो गया और समानुपात P2 माइनस P1 बाई कितना हो गया T। इसको उनका संवेग में परिवर्तन ही हो गया, दर है तो T से भाग दिया तो दर हो गया, तो संवेग में परिवर्तन की दर इतना हो गया हमारा। बात समझ आया? F समानुपाती क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई T। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये समानुपाती हटाएंगे, K लगा लेते हैं, K एक नियतांक हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, तो F इक्वल टू कितना K इंटू P2 माइनस P1 बाई T। अगर हम P1 बराबर कितना देख लें, mu देख लेते हैं, और P2 बराबर क्या देख लें, mv देख लें, तब P2 माइनस P1 निकालेंगे, तब P2 माइनस P1 P2 का वैल्यू कितना है mv है, तो यहाँ पर mv रख दिए हैं, और माइनस है तो माइनस, और P1 कितना दिया है mu, तो यहाँ पर हम क्या किए mu रख दिए हैं, और दोनों में हम देख रहे हैं कि m कॉमन दिख रहा है, तो m कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा v माइनस u बचा। बात समझ रहे ना? तो यहाँ पर हमारा जो मान आएगा f इक्वल टू, अब इसका वैल्यू उसको हम रख लेते हैं, ठीक है, तो f इक्वल टू के, यहाँ पर हम देख सकते हैं यही मान निकाला गया था, तो इतना का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पर हम देख सकते हैं P2 माइनस P1 का वैल्यू निकला है यहाँ पर m इंटू वी माइनस यू, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बाई कितना हो गया t। तो एक फॉर्मूला हम इसके पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े हैं लोग, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लिया, देखते हैं ये इधर v है, ये u इधर आएगा तो माइनस में हो गया है, और t का किया है इंटू में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि a का वैल्यू किसके बराबर निकल गया है v माइनस यू बाई टी के बराबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं v माइनस यू बाई टी यहाँ तो दिख रहा है, तो इसके जगह पर क्या किया गया है, यानी कि a रख दिया गया है, यहाँ पर रखा गया है, तो हो जाएगा f इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो यानी हमारा फॉर्मूला ऐसा निकलेगा, अब आगे चलेंगे इसका मान रख देंगे तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि बल के एसआई मात्रक की परिभाषा, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि बल के एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, मालूम है, तो बल के एसआई मात्रक न्यूटन की परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं, तो कह सकते हैं यदि कोई बल 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस बल को 1 न्यूटन कहते हैं। बात समझा ना? यानी कह रहा है यदि कोई बल 1 केजी द्रव्यमान पर, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 केजी है, उस पर लगकर क्या करता हो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता हो, तब हम कहते हैं कि उस वह जो बल है वह किसके बराबर है, यानी कि 1 न्यूटन के बराबर है। या फिर एक बार समझ लेते हैं, कह रहा है कि बल के एसआई मात्रक की परिभाषा, तो बल के एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो कह सकते हैं यदि कोई बल 1 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो हम उस बल को कहते हैं 1 न्यूटन, यानी कि वह बल क्या कहलाता है 1 न्यूटन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं F इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी कि जो बल का मान है 1 न्यूटन है, और M इक्वल टू कितना 1 केजी, यानी कि द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया 1 केजी, और K का वैल्यू भी कितना रख दिया गया 1। अब इस यही मान का किया गया है यहाँ पर रखा गया है, यही मान यहाँ पर रखा गया है जिसके चलते ये हमारा मान प्राप्त हुआ है। जैसे मान लें यहाँ पर रख कर भी देख सकते हैं, यानी कि F इक्वल टू के का वैल्यू कितना रख दिया गया, इसमें 1 रख दिया गया है, तो F इक्वल टू हमारा निकल गया m इंटू ए, जिसको हम कहते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बल का परिभाषा, बल का सूत्र होता है, बल बराबर क्या होता है मास गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बात समझा नु? तो ये ध्यान में रखना है।